अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी हमने अरेंजमेंट्स करनी है, तो उसमें यूज ऑफ चेकलिस्ट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि चेकलिस्ट जो है वो एक बड़ा अथेंटिक टूल है इंस्पेक्शन करने के लिए। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आप इससे चीजें भूलते नहीं हो। चेकलिस्ट बनी बनाई आपको मिल गई है, आपने जाना है सिंपली वहां पे जाके चीजों को चेक करना है, जो चीज अवेलेबल होगी उसको टिक कर दो, जो नहीं अवेलेबल उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, इसमें भूलने का खतरा कम हो जाता है। रिकॉर्ड के तौर पे चेकलिस्ट को हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो हम चेक इंस्पेक्शन कर सकते हैं चेकलिस्ट की मदद से। फिर नेक्स्ट जो है वो कहता है एक्शन प्लानिंग फॉर दी प्रॉब्लम फाउंड। अब एक दफा इंस्पेक्शन हो गई, हमने जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर दिया, और फिर उसके अलावा फिर उसके बाद हमने वहां पे क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस रिकमेंड करने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, एक्शन प्लान बना के देना है कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है या इस हैजर्ड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी अरेंजमेंट्स जो है वो एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर शामिल होती हैं। यहां तक ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट अब समझाने के लिए ना उसने एक बैंक जो है उसके हवाले से हमें एग्जांपल दे दिया है। वो कहता है कि एक बैंक का हेड ऑफिस है, हमने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के लिए पर्पस उसका डिफाइन क्या कर दिया कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी उसको चेक करना है हमने वहां पे जाके, यानी मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये पर्पस है उसका इंस्पेक्शन का। फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली, एक महीने के बाद होगी। कंपिटेंसी जो चाहिए, यानी इस इंस्पेक्शन को करने के लिए जो बंदा कंपिटेंट होगा वो एक डे की ट्रेनिंग का, यानी एक डे का कोर्स अगर उसने किया हुआ है तो वो कंपिटेंट इनफ है कि वो इसकी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं बैंक के अंदर, उनमें से किसी भी बंदे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर सकते हैं और उसकी एक दिन की ट्रेनिंग करवाएं, और उसके बाद उसको जो है वो चेकलिस्ट आप प्रोवाइड करवा देंगे। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो वहां पे जाके इंस्पेक्शन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वही इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आ गया। अब दो तरह की चेकलिस्ट होती है, एक होती है जर्नल चेकलिस्ट। जर्नल से मुराद अब क्या है कि जो उसने जनरल यानी हाउस कीपिंग वहां पे चेक कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कस्टमर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट चेक कर सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है, लाइटिंग कंडीशंस चेक कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम चेक कर सकता है। ये आ गई जर्नल चेकलिस्ट। फिर एक होती है टेलर्ड। टेलर्ड से मतलब होता है स्पेसिफिक किस्म की, यानी अब जैसे वहां पे कैश जो है वो डिलीवरी हो रही है, या कैश जो है वो वैन से भिजवा रहे हैं कहीं और, या उसको सेफ सेफ के अंदर जो है वो रख रहे हैं, लॉकर के अंदर रख रहे हैं, तो अब उसके लिए एक स्पेसिफिक किस्म की टेलर्ड चेकलिस्ट उसके पास होगी, जिसके अंदर वो जो वहां के उसके अंदर जो लॉकर सिस्टम लगा हुआ है बैंक के अंदर उसकी वो इंस्पेक्शन कर रहा होगा। या फिर जो वहां पे गार्ड्स आते हैं उनकी जो आर्म्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है किस तरह से प्रोटेक्शन करनी है, तो वो एक किस्म की क्या हो सकती है। या वहां पे जो बर्गर अलार्म लगे हुए हैं, या वो जो चोर वाले अलार्म जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी इंस्पेक्शन अगर वो कर रहा है तो वो टेलर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाती है। फिर लास्ट पे फॉलो अप अरेंजमेंट्स क्या, यानी एक्शन प्लान क्या है, किस तरह से हमने अगर कोई इशू वहां हाईलाइट होता है तो उसको किस तरह से आपने टैकल करना है, उसमें ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए या कोई नया प्रोसीजर बनाया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर फॉलो अप अरेंजमेंट्स के अंदर, और कौन जो है वो फॉलो अप लेगा वहां पे बंदा भी फिर असाइन करना होता है। यानी चेकलिस्ट के अंदर या इंस्पेक्शन के अंदर हमने, सॉरी, इंस्पेक्शन में जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की हैं उसका एक्शन प्लान तो दे दिया है, अब उसका फॉलो अप भी किया जाए कि क्या वो चीजें अब ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। अब जैसे हमने ये कहा कि जो हमारे गार्ड्स है ना, इनकी ट्रेनिंग दोबारा से करवाई जाए, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब वो रिकमेंडेशन तो दे दी इंस्पेक्शन के बाद, लेकिन अब ये देखना कि क्या वाकई ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो ये बेसिकली किसके अंदर आ जाता है? फॉलोअप के अंदर आ जाता है। उसके लिए आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो जाके फॉलोअप लेगा। समझ आ गई? ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब एक ग्रुप एक्सरसाइज उसने हमें दे दिया। वो कहता है इन ग्रुप लिस्ट द टॉपिक्स हेडिंग दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर यूज इन योर वर्क प्लेस। यानी आपकी वर्क प्लेस के ऊपर जो इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट आपने बनानी है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं, तो वो आप उसका एक रफ फॉर्मेट बनाएं। ठीक है, तो आप दें भाई सजेशन नंबर 1 पे। यानी आप एक किसी भी जगह पे काम करते हैं, किसी इदारे में काम करते हैं, उसकी आपने वहां चेकलिस्ट डिजाइन करनी है, तो आपके जेहन में कौन से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आप समझते हैं कि उसकी चेकलिस्ट में मेंशन होने चाहिए? ये देखें यार, ये टॉपिक्स मेंशन किए हैं। मैं फायर सेफ्टी की आप इंस्पेक्शन जो चेकलिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हो टॉपिक, हाउस कीपिंग के हवाले से ऐड कर सकते हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, कोई नॉइज आ रहा है, लाइट आपकी कम है, या फिर जो है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी इंस्पेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है,
चेकलिस्ट के अंदर, केमिकल सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक रूट के हवाले से, मशीन की सेफ्टी के हवाले से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से, वेलफेयर फैसिलिटी जो है, वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पे वर्कर के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, एब्लूशन ब्लॉक होने चाहिए। तो ये सारे के सारे वेलफेयर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से हम यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेज इंस्टॉल हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, उसके अलावा हम कोई वायर वगैरह अगर वहां पे है तो उसकी प्रॉपर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मशीन सेफ्टी, कोई डिफरेंट किस्म की मशीन अगर वहां यूज हो रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी भी मकसद के लिए मशीन यूज हो रही है, तो उस मशीन की भी जो है वो सेफ्टी के हवाले से हमने उसकी चेकलिस्ट बना लेनी है। केमिकल अगर वहां कोई यूज हो रहा है तो उसका केमिकल के हवाले से 3 चीजों पे फोकस किया जाता है: केमिकल हैंडलिंग, केमिकल स्टोरेज और केमिकल डिस्पोजल। इन 3 चीजों के हवाले से हम चेकलिस्ट बना सकते हैं। ट्रैफिक रूट्स जो है उसके हवाले से जो है वो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बन सकती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स उसने जर्नल मेंशन कर दिए हैं, और ये फिक्स नहीं है, ये एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझाए हुए हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स जो है वो आप अपने ऐड कर सकते हैं। बोश IG1 की बुक मैंने ओपन की हुई है। डेफिनेशन में वो हमें ये कहता है कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग यूजेस इंसिडेंट, इल हेल्थ और अदर अनवांटेड इवेंट्स एंड सिचुएशंस एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस टू हाईलाइट्स द एरिया ऑफ कंसर्न। यानी रिएक्टिव मॉनिटरिंग बेसिकली, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना, देखना, चेक करना। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हम कर क्या रहे होते हैं कि अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक किस्म के इंडिकेटर्स हैं। उन इंडिकेटर्स में कोई भी इल हेल्थ हमारे पास आ जाती है या कोई अनवांटेड इवेंट या सिचुएशन आ जाती है, उसको एज अ इंडिकेटर लेते हुए हम ये चेक करते हैं कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है, या जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो कौन सा है, किस जगह पे हम लोग जो है वो फेल हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को कंप्लाई करने के हवाले से। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अभी इसी चीज को जो है वो हम स्लाइड से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि यानी रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हम किन चीज़ों को, यानी आउटपुट्स को देख रहे होते हैं कि जो हमने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए हैं, जो प्रोसीजर बनाए हैं, क्या वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से सूटेबल और सफिशिएंट थे या नहीं थे। जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं होंगे तो उनके नतीजे में एक्सीडेंट्स होंगे, इंसिडेंट होंगे, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स हो रही होंगी। तो उसकी बेस पे उसको चेक करना और उनको मॉनिटर करना जो है वो बेसिकली रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग करती क्या है बेसिकली, तो 3 काम होते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग के, जो यहाँ इसने स्लाइड में भी मेंशन कर दिए हैं। नंबर 1, ये हाईलाइट करती है एरिया ऑफ कंसर्न को, यानी किस किस जगह पे हमारे पास जो है वो कमी मौजूद है, हमारा सिस्टम या हमारा प्रोसीजर जो है वो उसमें कहाँ कहाँ फेलियर्स आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ कंसर्न यानी जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सबसे पहले उस हिस्से को हाईलाइट करती है। यानी रिएक्टिव मॉनिटरिंग से हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वीक पॉइंट है या वीक एरिया जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम का या बाकी सारी चीजों का वो कौन सी जगह पे मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, ये हमें बताती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले से, यानी थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, यानी हादसात जो पहले से हो चुके हैं, ये उनके बारे में हमें बता रही होती है। यानी जो गलत इकदामात किए उनके नतीजे में जो हादसात हुए उनकी मॉनिटरिंग, यानी उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हमें मिल रही होती है। और तीसरा काम जो ये करती है वो ये करती है कि मैयर्स फेलियर, यानी ये इस चीज़ का हमें मैयर कर रही होती है कि कितना नुकसान हुआ है, कि किस हवाले से नुकसान हमारा हो गया है। तो इस सारी चीज़ों को जो कैलकुलेट किया जाता है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर किया जाता है। अच्छा, अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर हम जो है वो लेसन लर्न कर रहे होते हैं, सबक सीख रहे होते हैं। तो सबक सीखने के लिए 2 मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट है या कोई इंसिडेंट है या कोई इल हेल्थ होगी है, तो उस एक स्पेसिफिक इवेंट से जो है वो हम लेसन जो है वो अगर सीख रहे हैं, तो एक तरीका होता है ये। और दूसरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर उस तमाम के तमाम डाटा को रिव्यू किया जाता होता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर, और उनसे फिर जो है वो स्पेसिफिक लेसन अगर हम कोई लर्न करते हैं, तो ये दूसरा मेथड है रिएक्टिव मॉनिटरिंग से लेसन लर्न करने का। ठीक है, तो इस स्लाइड में इसने ये मेंशन किया हुआ है। जी, तो ये यानी 2 मेथड्स हमने देखे थे यहाँ पे कि किन 2 मेथड्स के जरिए से हम जो है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इन रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मकसद क्या होता है कि हम जो है वो जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं या इंसिडेंट हो रहे हैं उनको रीअकर होने से रोके, उनको दोबारा होने से रोका जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब इसका जो सेकंड मेथड उसने बताया था ना, वो ये बताया था डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब डाटा जो है वो किस किस चीज के हवाले से कलेक्ट किया जाता होता है, यानी रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हम कौन कौन से डाटा को रिव्यू करते हैं बेसिकली, वो इसने हमें इस स्लाइड के अंदर बता दिया है कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हमने किस किस डाटा को रिव्यू करना होता है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड हमारे पास है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाता है। डेंजरस अकरेंसेज हुई हुई हैं,
इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको रिव्यू किया जाता है, उस डाटा को, नियर मिस वगैरह हो रहे हैं वर्क प्लेस पे, वर्कर किसी स्पेसिफिक इशू के हवाले से जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसके अलावा जो है कोई इल हेल्थ केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया है, तो इस तमाम के तमाम डाटा को जो है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में रिव्यू किया जाता होता है। और रिव्यू करने के बाद हम दो काम कर रहे होते हैं, यानी रिव्यू के प्रोसेस के दौरान हम उसके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड से मुराद ये है कि यानी हम ये देख रहे होते हैं कि चेंज यानी किस डायरेक्शन में आ रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कब आ रहा है, यानी किस इवेंट या किस हादसे की वजह से ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या कौन कौन से हादसा हो रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी स्पेसिफिक शिफ्ट के अंदर हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक यानी जो वर्कर्स हैं, किसी स्पेसिफिक एज जो रेलिवेंट वर्कर उसके हवाले से यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर जो है हमारे पास कोई खास किस्म का एरिया है उस जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये इस सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करना ट्रेंड कहलाता है। यानी ट्रेंड से क्या मुराद है कि स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग हैं उनसे हादसा हो रहा है, किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान हो रहा है, या फिर जो है ना किसी स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, इनके अंदर जो है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड कहते हैं। और पैटर्न से मुराद क्या होता है कि पैटर्न में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि ये हादसा कितनी दफ़ा जो है वो पिछले यानी प्रीवियस टाइम के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, कोई सर्टेन टाइप ऑफ इंजरी है या कोई एक्सीडेंट है तो ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, इस चीज़ को स्टडी करना जो है वो पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो यानी ट्रेंड और पैटर्न को हम देखते हैं इस ऊपर वाले मेंशन डाटा को रिव्यू करने के बाद। तो इस पूरे के पूरे यानी यानी जो डाटा जो है वो रिव्यू किया जाता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब वो हमें बता रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है लॉस टाइम इंजरी या लॉस टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट को हमने कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली होता क्या है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल कितने ऐसे हादसा हुए हैं कि जिनके नतीजे में वर्कर जो है उसका टाइम वेस्ट हुआ है, या वो एक दिन के अंदर अंदर दोबारा काम पे वापस नहीं आता अगर। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे हादसे को हम लॉस टाइम एक्सीडेंट कह रहे होते हैं, और इसकी कैलकुलेशन को हम लॉस टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कहते होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है, इसमें तीन चीजें मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले हम देखें तो न्यूमरेटर के अंदर है नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी खास टाइम के अंदर कितने लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हम उसको लिख लेंगे, यानी लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट से मुराद ये है कि वो एक्सीडेंट के जिसके नतीजे में वर्कर जो है वो एक दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा जॉब पे जो नहीं आता। ठीक है, तो ऊपर हम वो लिखेंगे। नीचे अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम 50 कह सकते हैं कि वहां पे लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हुए हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में 50 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ओवर द सेम पीरियड, यानी टोटल कितने घंटे काम हुआ है पूरे यानी टाइम पीरियड के दौरान। अब इसका मतलब यह है, इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है, वो क्या कि हमने सबसे पहले जो है वो ये देख लेना है कि एक इदारे के अंदर कितने दिन काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक साल में 365 दिन है, उसमें आप छुट्टियां वगैरह और वो कैजुअल लीव्स वगैरह निकाल के 300 हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल 300 दिन काम हुआ। तो 300 दिन काम हुआ, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे काम होता है या 12 घंटे काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 8 होता है तो हम उसको 300 को ज़रब करवा देंगे 8 के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ जो उस इदारे में काम कर रहे हैं, 500 हैं, 400 हैं, 300 है। तो इन तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकल आएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ने पूरे टाइम पीरियड या पूरा टेन्योर जो एक साल का या 300 दिनों का था वो हमारे पास निकल आएंगे। और उसको मल्टीप्लाई हमने कर देना होता है 1 लाख के साथ भी कर सकते हैं इसको, या 1 मिलियन के साथ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो है वो यानी हम कैलकुलेट या एक रीजनेबल फिगर को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। तो इसका यानी उसकी वजह ये देखो ना कि अगर न्यूमरेटर हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 है और डिनोमिनेटर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो आंसर हमारे पास डेसिमल्स में आएगा, तो एक वो रीजनेबल फिगर नहीं आएगी। तो उसको रीजनेबल फिगर में बनाने के लिए हमने इसको 1 लाख या 1 मिलियन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई दोनों के साथ करवाते हैं, लेकिन नीचे नोट में लिखना होता है कि हमने कौन सा फैक्टर यूज़ किया, 1 लाख वाला यूज़ किया या 10 लाख वाला यूज़ किया। तो इस तरह से आप ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लॉस टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट को निकाल सकते हैं। बेसिकली इसके जरिए से हमें मदद मिलती है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हमें पता चलता होता है कि हमारे इदारे के अंदर जो है वो एक साल के अंदर कितने हादसा हो चुके हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में बेसिकली ये हमारी हेल्प करता है। इसमें एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि जब भी हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक साइट को एक वर्किंग साइट को दूसरी वर्किंग साइट की जो लॉस टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट है ना उसके साथ कंपेयर कर सके। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है हमारे पास,
तो और जिस तरह मल्टीपल साइट्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है, तो यानी उनको डिफरेंट साइट्स को आपस में हम जो है वो कंपेयर करें और पता चल सके कि कहाँ हादसा ज़्यादा हो रहे हैं और किस जगह पे कम हो रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, यानी जैसे ऑयल एंड गैस का और कंस्ट्रक्शन का आपस में कंपेरिजन नहीं होगा। सेम नेचर ऑफ जॉब का या सेम वर्किंग एक्टिविटीज़ का आपने जो है वो आपस में कंपेरिजन करना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया रिएक्टिव मॉनिटरिंग को। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बुक से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो ये इसने हिंट्स और टिप्स का एक कॉलम यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसने शेयर की हुई है। तो इसमें वो कहता है कि देयर इज ऑफन सम कंफ्यूजन अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ नियर मिसेस एज एक्टिव और रिएक्टिव, यानी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जो नियर मिस हो रहे होते हैं जिनमें यानी पोटेंशियल होता है 100% इंजरी का, लेकिन होता नहीं है, बाय लक बाय चांस हम बच जाते हैं, तो इनको हम अब एक्टिव के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे या रिएक्टिव में। तो उसकी का आंसर वो नेक्स्ट देता है, वो कहता है कि वाइल दे आर रिस्पॉन्डिंग बिफोर someone has been hurt, they are still reactive as something unwanted has happened, इट जस्ट कुड हैव बीन अ लॉट वर्स। वो कहते हैं कि इसको हम जो है वो रिएक्टिव के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक अनवांटेड इवेंट जो है वो अकर हो गया है, ये तो बाय चांस हम बचे हैं, लेकिन क्या है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये दोबारा होता है तो ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकेंडली, जिस तरह मैंने आपको एक्टिव मॉनिटरिंग में बताया था कि उनको लीडिंग इंडिकेटर्स हम लोग कह रहे होते हैं, तो इसी तरह से जो हमारे पास रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है, ये मैंने बुक ओपन की हुई है, इसमें वो कहता है कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स को जो है वो हम लैगिंग इंडिकेटर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि द इंडिकेटर्स दैट शो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आफ्टर अनवांटेड इवेंट अकर, यानी अब वो ये कहते हैं कि यानी इससे हमें पता चलता है कि जब कोई भी अनवांटेड इवेंट अकर हो जाता है तो यानी वो किस डायरेक्शन में यानी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ट्रैवल कर रही है। यानी इसका क्या मतलब है, आगे इस चीज की वो वजाहत देता है। वो कहते हैं कि इफ लैगिंग इंडिकेटर आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर आपके लैगिंग इंडिकेटर जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे द चांस ऑफ एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट और इल हेल्थ और जो भी चीजें हैं वो क्या हो गई हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। यानी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लैगिंग इंडिकेटर जा रहे हैं, और इसी के उल्ट अगर आपके जो लैगिंग इंडिकेटर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर एक्सीडेंट के चांसेस या इल हेल्थ के चांसेस या नियर मिसेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को आगे मिसाल दे के हम देखते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ द एक्सीडेंट रेट एट अ वर्क प्लेस रिड्यूस मंथ ऑन मंथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ वेरियस सेफ्टी इंप्रूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्क प्लेस, देन दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर दैट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। कहता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी वर्क प्लेस के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी की काफी सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं, वर्कर की ट्रेनिंग्स करवाई हैं, ठीक है, वहां पे इंस्पेक्शन है, परमिट टू वर्क सिस्टम, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट किया, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर बनाई है। तो अब वो कहते हैं इसके नतीजे में अगर वहां हादसात की रेशो में कमी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लैगिंग इंडिकेटर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसी के उल्ट उल्ट अगर वो कहता है कि वहां पे अगर हादसात की रेशो में इंक्रीज आ रहा है, बढ़ रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लैगिंग इंडिकेटर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी परफॉर्मेंस है इज डिटीरियोरेटिंग एंड देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी हमारे कंट्रोल मेजर वहां पे फेल हो चुके हैं और हमारी जो लैगिंग इंडिकेटर है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और एक्सीडेंट रेट क्या है वो बढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है, ये कंक्लूड करने लगा है एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के टॉपिक को। कहता है कि और उसका सेकंड नेम उसने यहां पे यूज किया लैगिंग इंडिकेटर का। कहता है कि लैगिंग इंडिकेटर्स टेल यू इंफॉर्मेशन अबाउट वट योर परफॉर्मेंस वॉज इन पास्ट, यानी लैगिंग इंडिकेटर आपको बताते हैं कि माजी में जो आपने काम किया उस हवाले से आपकी क्या यानी परफॉर्मेंस थी। और इसी के बरअक्स जो लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं टेल्स यू व्हाट योर परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी इन दी फ्यूचर, ये आपको बताती है कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होने वाली है। यानी लैगिंग इंडिकेटर माजी के बारे में आपको बता रहे होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर जो है वो बेसिकली आपको मुस्तकबिल के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये इसका पूरे का पूरा उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंक्लूजन कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।